नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो इससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम मुख्य रूप से ब्राउज़र, पत्र, सीखने की गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी, परीक्षण और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से ब्राउज़र, पत्र, सीखने की गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी, परीक्षण और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमें 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर ब्राउज़र, पत्र, सीखने के लिए, प्रश्नोत्तरी मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप करने के लिए, परीक्षण के लिए या छात्रों के होमवर्क और असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हमें कोई पेपर बनाना है, कोई लेटर बनाना है, स्टूडेंट के लिए कोई असाइनमेंट बनाना है, तो हमें आवश्यकता होती है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, फॉर्मेटिंग करने की, सेव करने की, प्रिंट करने की सुविधा देता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, फॉर्मेट करने की, सेव करने की, प्रिंट करने की सुविधा देता है, वह कहलाता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS वर्ड, MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो यदि हमें कोई ब्राउज़र बनाना है, लेटर बनाना है, क्वेश्चन आंसर टाइप करने हैं, स्टूडेंट के लिए होमवर्क असाइनमेंट बनाना है, तो हमें वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है, जो कि है MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स। कई कंपनी के अलग अलग नाम से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें से एक है MS वर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिससे प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, जैसे कि पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देते हैं, जैसे कि MS एक्सेल। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन से हैं? जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कि MS एक्सेस। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे कौन से प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग ब्राउज़र बनाने के लिए, लेटर बनाने के लिए, क्वेश्चन आंसर टाइप करने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए किया जाता है, वह होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर चयनित सेल को एक बड़े सेल में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और यह कंटेंट को एक नए सेल में केंद्रित करता है? MS एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर चयनित सेल को एक बड़े सेल में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और यह कंटेंट को एक नए सेल में केंद्रित करता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल से। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देता है। रो और कॉलम में डेटा को अरेंज करने के लिए MS एक्सेल का यूज किया जाता है। MS एक्सेल की जो फाइल होती है, फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और एक्सेल का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। जो वर्कशीट होती है
वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में टोटल 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो सेल क्रिएट होता है। सेल, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर चयनित सेल को, मतलब सिलेक्टेड सेल्स को एक बड़े सेल में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और यह कंटेंट को एक नए सेल में केंद्रित करता है। एमएस एक्सेल में यदि हम मल्टीपल सेल को मिलाकर एक सिंगल सेल में बदलना चाहते हैं, एक सेल मतलब एक बॉक्स जिसमें हम डेटा को फिल करेंगे, रो और कॉलम को मिलाकर एक सेल बनता है। और यदि हम मल्टीपल सेल को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाना चाहते हैं तो हमें यूज करना होता है मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर क्या है? यह मल्टीपल सेल को मिलाकर एक बड़ा सेल बना देगा और इस सेल में जो भी डेटा होगा ऑटोमेटिक उसे सेंटर अलाइनमेंट पर शो कर दिया जाएगा। एमएस एक्सेल में मल्टीपल सेल को मिलाकर सिंगल सेल में बदलने के लिए और सेल में जो डेटा भरा जाएगा उसे सेंटर अलाइनमेंट पर शो करने के लिए मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट का यूज होता है सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन को टाइप करने के लिए। यदि हमें एक्सेल के एक सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है तो रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की है, जो कि एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम टेबल के डेटा को फिक्स कंडीशन के आधार पर, फिक्स क्राइटेरिया के आधार पर फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब टेबल में जो डेटा भरा गया है उसकी फॉर्मेटिंग यदि हमें कंडीशन के आधार पर करनी है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। और फॉर्मेट एज टेबल क्या है? फॉर्मेट एज टेबल का मतलब है आपको टेबल की बनी बनाई कुछ स्टाइल दी जाती हैं जिनसे आप कम समय में अपनी टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हो। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था मर्ज एंड सेंटर का, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है, फाइल उसे वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम होता है बुकमन। एक्सेल में जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट और वर्कशीट का जो डिफॉल्ट नेम होता है वह होता है शीट 1। एक वर्कबुक में मल्टीपल कॉलम होते हैं और मल्टीपल रो होती हैं। रो को नंबर से दर्शाया जाता है और कॉलम को अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो सेल क्रिएट होता है। हमसे पूछा गया था ऐसा कौन सा फीचर है जो मल्टीपल सेल को एक बड़े सेल में बदल देता है। तो यदि हमें कई सेल को मिलाकर एक सिंगल सेल में बदलना है तो एक्सेल में होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप में एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मतलब जितने सेल हमने सिलेक्ट करे थे उन सबको मिलाकर एक बड़ा सेल बना दिया जाएगा और इसमें हम जो भी डेटा भरेंगे उसका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा? सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। यह कहलाता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करता क्या है? मल्टीपल सेल को मिलाकर सिंगल सेल बना देता है और जो भी डेटा उसमें भरा जाएगा उसको सेंटर अलाइनमेंट पर शो कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्ज एंड सेंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक ही बार में कई सारे बदलाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक ही बार में कई सारे बदलाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें एमएस वर्ड की फाइल में एक साथ कई सारे चेंजेस करने हैं तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन से संबंधित है। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन से संबंधित है।
फाइंड ऑप्शन क्या करता है? फाइंड ऑप्शन डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट में यदि हमें किसी शब्द को सर्च करना है तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। रिप्लेस ऑप्शन क्या करता है? रिप्लेस ऑप्शन फाइंड किए गए वर्ड को सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदलने की सुविधा देता है। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। फाइंड की शॉर्टकट की है Ctrl+F, रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें एक ही बार में मल्टीपल चेंजेस करने हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे? तो पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से शब्द को बदलना है और किस शब्द से बदलना है, मतलब रिप्लेस करना है। तो हमें फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन करनी पड़ेगी। जब फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होगी तो उसमें एक ऑप्शन होता है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल मतलब जो शब्द हम सर्च कर रहे हैं उसको कंप्लीट डॉक्यूमेंट में चेंज करना है। मतलब यदि हमारी फाइल में 10 जगह पर हेलो लिखा है, 10 जगह पर हेलो लिखा है और हमें एक साथ 10 जगह पर हेलो को हाई से बदलना है तो हम फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो में रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे, जिससे एक ही बार में कई जगह पर हम किसी शब्द को कई जगह पर चेंज कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल कमांड के द्वारा हम किसी शब्द को मल्टीपल लोकेशन पर, मल्टीपल प्लेस पर एक साथ चेंज कर सकते हैं। जो फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन है यह एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है और एडिटिंग ग्रुप में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप होता है जहां पर हमें फाइंड और रिप्लेस नाम के ऑप्शन प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। अब यदि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो फाइल बनाई है, इस फाइल में यदि हमें कुछ चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं, तो हम फाइंड और रिप्लेस का यूज करेंगे। फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में प्राप्त होते हैं। फाइंड और रिप्लेस, यदि हम फाइंड और रिप्लेस की विंडो को ओपन करें तो यहां पर हमें देना होता है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट, हम क्या सर्च करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा वीडियो को सर्च करना है। रिप्लेस विथ, किससे बदलना है। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया ऑडियो से बदलना है। अब यदि हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो एक जगह पर वीडियो शब्द को किससे बदल दिया जाएगा? ऑडियो से। और यदि हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल में जहां जहां वीडियो लिखा होगा सभी जगह पर उसे ऑडियो से बदल दिया जाएगा। अब देख सकते हैं हमारी फाइल में 4 जगह पर वीडियो लिखा था जिसे किससे बदल दिया गया है? ऑडियो से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेस ऑल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चेकबॉक्स विकल्प एमएस वर्ड 2016 के प्रूफिंग विकल्पों में जब एमएस ऑफिस प्रोग्राम में वर्तनी सुधार करते हैं श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध होता है? एमएस वर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा चेकबॉक्स विकल्प एमएस वर्ड 2016 के प्रूफिंग विकल्पों में जब एमएस ऑफिस प्रोग्राम में वर्तनी सुधार करते हैं श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध होता है? एमएस वर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन से संबंधित है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग, और यदि किसी शब्द के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है, रेड कलर की अंडरलाइन, तो वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। और यदि किसी शब्द के नीचे ब्लू कलर की अंडरलाइन या ग्रीन कलर की अंडरलाइन शो होती है तो वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। एमएस वर्ड में टाइपिंग करते समय यदि किसी शब्द के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है तो वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। यदि किसी शब्द के नीचे ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन शो होती है तो ग्रामर की मिस्टेक कहलाती है। स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को सही करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन होता है जो कि हमें एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है और प्रूफिंग ग्रुप में प्राप्त होता है। प्रूफिंग ग्रुप में, प्रूफिंग ग्रुप होता है, रिव्यू टैब होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा चेकबॉक्स विकल्प एमएस वर्ड 2016 के प्रूफिंग विकल्पों में जब एमएस ऑफिस प्रोग्राम में वर्तनी सुधार करते हैं, वर्तनी सुधार करते हैं मतलब स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं, श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध होता है। जब आप एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करते हो
तो वहां पर एक ऑप्शन होता है कि आप यदि कैपिटल लेटर में किसी शब्द को लिखोगे, कैपिटल लेटर में मतलब बड़े अक्षरों में, तो उसमें स्पेलिंग को चेक नहीं किया जाएगा। एमएस वर्ड में सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन होता है कि यदि आप किसी वर्ड को कैपिटल लेटर में अपर केस में लिखोगे तो उसमें स्पेलिंग को चेक नहीं किया जाएगा। वह ऑप्शन होता है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस मतलब यदि आपने अपर केस में कैपिटल लेटर में कोई शब्द लिखा है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसमें स्पेलिंग को चेक नहीं किया जाएगा। इसे हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप होता है जिसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का फीचर होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। स्पेलिंग की मिस्टेक को रेड कलर से अंडरलाइन किया जाता है और ग्रामर की मिस्टेक को ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन से शो किया जाता है। जब हम स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होता है जो कि हमें फाइल मेन्यू में, ऑप्शंस में, प्रूफिंग ग्रुप में प्राप्त होता है। फाइल मेन्यू में, ऑप्शन में, प्रूफिंग ग्रुप में एक ऑप्शन होता है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस मतलब यदि आप कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में टाइपिंग करोगे तो उसमें स्पेलिंग को चेक नहीं किया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। इसी का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रूफिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस मतलब जब आप कैपिटल लेटर में टाइपिंग करोगे तो वहां पर स्पेलिंग को चेक नहीं किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड 2019 के फुटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड 2019 के फुटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी एमएस वर्ड 2019 में फुटर की सबसे अच्छी डेफिनेशन है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। अब सीपीसीटी के एग्जाम में एमएस वर्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रिंटर टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सभी जो क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं यह सभी क्वेश्चन सीपीसीटी के पुराने पेपर से ही सिलेक्ट किए गए हैं। यह सभी क्वेश्चन हमने सीपीसीटी के पुराने पेपर से ही सिलेक्ट करे हैं। सीपीसीटी के पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड 2019 के फुटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। आपको यहां पर हेडर और फुटर को समझना है। हेडर और फुटर को जब हम एमएस वर्ड में कोई पेज तैयार करते हैं, तो पेज का जो टॉप मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन मतलब ऊपर वाला ब्लैंक एरिया, इसे कहा जाता है हेडर। और पेज का जो बॉटम मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन मतलब नीचे वाला ब्लैंक एरिया, उसे कहा जाता है फुटर। पेज के टॉप मार्जिन को हेडर कहा जाता है और पेज के बॉटम मार्जिन को फुटर कहा जाता है। हेडर और फुटर पेज के 2 मार्जिन होते हैं। हेडर पेज का टॉप मार्जिन होता है और फुटर पेज का बॉटम मार्जिन होता है। हेडर को प्रत्येक पेज के टॉप पर शो किया जाता है, फुटर को प्रत्येक पेज के बॉटम में शो किया जाता है। हेडर और फुटर का यूज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए किया जाता है। यदि हमें अपनी फाइल के प्रत्येक पेज पर डेट, टाइम, ऑथर का नाम, पेज नंबर शो करना है तो हम हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। जो हमारे डॉक्यूमेंट में टॉप मार्जिन होता है उसे हेडर कहा जाता है, बॉटम मार्जिन को फुटर कहा जाता है। हेडर और फुटर का यूज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन को टाइप करने के लिए किया जाता है। हेडर फुटर ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होते हैं। इंसर्ट टैब में हेडर क्या होता है, पेज का टॉप मार्जिन, फुटर क्या होता है, पेज का बॉटम मार्जिन। हमसे पूछा गया था फुटर की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह डॉक्यूमेंट का एक भाग है जो ऊपरी मार्जिन में दिखाई देता है। फुटर तो ऊपरी मार्जिन में नहीं दिखता है, ऊपरी मार्जिन में क्या दिखता है, हेडर दिखता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यह एक विकल्प है जो मेलिंग टैब में उपलब्ध है। मेलिंग टैब में तो नहीं होता है, इंसर्ट टैब में होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यह डॉक्यूमेंट का एक भाग है जो निचले मार्जिन में दिखाई देता है, निचले मार्जिन में। यही हमारा आंसर है। हेडर और फुटर पेज के 2 मार्जिन होते हैं। हेडर होता है पेज का टॉप मार्जिन, फुटर होता है पेज का बॉटम मार्जिन।
हेडर फुटर हमें इंसर्ट टैब में प्राप्त होते हैं, इंसर्ट टैब में। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप होता है, जहां से हम हेडर फुटर को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में पेज का जो टॉप मार्जिन होता है उसे कहा जाता है हेडर और बॉटम मार्जिन को कहा जाता है फुटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं? इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेज जो इंटरनेट पर दिखते हैं वह कहलाते हैं वेब पेजेस। वेब पेजेस मतलब वेबसाइट का एक पेज। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं और वेब पेज कहलाता है वेबसाइट का पेज। मतलब इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाते हैं वेब पेज। यदि हमें वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज को वेब पेज कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यह सभी क्वेश्चन सीपीसीटी के पुराने पेपर से ही लिए गए हैं। सीपीसीटी के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर में केवल कठिन प्रश्न आते हैं, पेपर में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं और टफ क्वेश्चन भी आते हैं। यह क्वेश्चन भी सीपीसीटी के पेपर में आया है। क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है। इटैलिक का मतलब क्या होता? इटैलिक का मतलब होता है टेक्स्ट को राइट साइड पर थोड़ा सा तिरछा कर देना। टेक्स्ट को राइट साइड पर थोड़ा सा तिरछा करने के लिए इटैलिक का यूज किया जाता है। इटैलिक फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन है, फॉन्ट ग्रुप का। इटैलिक किस ग्रुप में प्राप्त होता है? फॉन्ट ग्रुप में, जो कि एमएस वर्ड के होम टैब में होता है। और इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। इटैलिक फॉर्मेटिंग का एक फीचर है जो कि फॉन्ट ग्रुप में होता है, एमएस वर्ड के होम टैब में होता है और इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है? बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल यू। और कंट्रोल जेड होती है अंडू की शॉर्टकट की अंडू। कंट्रोल आई मतलब इटैलिक, कंट्रोल बी मतलब बोल्ड, कंट्रोल यू मतलब अंडरलाइन और कंट्रोल जेड मतलब अंडू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इटैलिक बनाने के लिए कंट्रोल प्लस आई का यूज किया जाता है। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे। कंट्रोल आई इटैलिक की शॉर्टकट की है। इटैलिक के द्वारा टेक्स्ट को राइट साइड पर थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस आई। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में फाइल को बंद करने के लिए आप फाइल मेन्यू में किस विकल्प को चुनेंगे? एमएस वर्ड 2016 में फाइल को क्लोज करने के लिए आप फाइल मेन्यू में किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें एमएस वर्ड 2016 में फाइल को क्लोज करना है तो हम फाइल मेन्यू के अंदर कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में हम जो फाइल बनाते हैं यदि हमें उसे क्लोज करना है तो एमएस वर्ड के फाइल मेन्यू के अंदर क्लोज नाम का ऑप्शन होता है, क्लोज नाम का। एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू के अंदर क्लोज नाम का ऑप्शन होता है जिससे हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। और इसकी 2 शॉर्टकट की भी होती हैं। एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F4। यदि हमें एमएस वर्ड में जो फाइल अभी ओपन है उसे क्लोज करना है तो हम क्लोज ऑप्शन का यूज करेंगे। क्लोज ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के फाइल मेन्यू में प्राप्त होता है, फाइल मेन्यू में,
और क्लोज ऑप्शन को हम दो शॉर्टकट की से यूज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+W और एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+F4। और यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को या जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर ओपन है उसे क्लोज करने के लिए Alt+F4 का यूज किया जाता है। Alt+F4 जो भी विंडो अभी ओपन होती है उसको क्लोज करने की शॉर्टकट की है, जबकि विंडो के अंदर एमएस वर्ड में फाइल को क्लोज करने के लिए Ctrl+F4 या Ctrl+W का यूज किया जाता है, जो कि क्लोज ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू के अंदर क्लोज नाम का ऑप्शन होता है जिससे हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट की सबसे सामान्य स्थिति है? निम्नलिखित में से कौन सी सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट की सबसे सामान्य स्थिति है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट की सबसे सामान्य स्थिति है? सब स्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, सब स्क्रिप्ट से। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से लिया गया है। यहां पर भी आपको एक साथ कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। एक ऑप्शन होता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या करता है? टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे टाइप करता है। सब स्क्रिप्ट क्या करता है? किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे टाइप करता है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Equal, जबकि एक ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है? किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर टाइप करता है और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Equal। सब स्क्रिप्ट कहां लिखता है टेक्स्ट को? नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे, जबकि सुपर स्क्रिप्ट कहां लिखता है? नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर। जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हैं यह दोनों ही फॉर्मेटिंग के फीचर हैं, जो कि हमें फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं, फॉन्ट ग्रुप में, और होम टैब में प्राप्त होते हैं। होम टैब होगा, फॉन्ट ग्रुप होगा। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को नीचे लिखेगा, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को ऊपर लिखेगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट की सबसे सामान्य स्थिति है? यह होगी आधार रेखा से थोड़ा सा नीचे। आधार रेखा से थोड़ा सा नीचे लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, मतलब बेस लाइन से थोड़ा सा डाउन पर लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, जबकि आधार रेखा से थोड़ा सा ऊपर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। यदि हमें एमएस वर्ड में कोई मैथ का या साइंस का फॉर्मूला लिखना है, कोई इक्वेशन लिखनी है, तो हम सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है CO2, तो आप देखेंगे CO2 तीनों को एक ही लेवल पर लिखा गया है। अब यदि हमें 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+Equal को प्रेस कर देंगे। Ctrl+Equal सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, जिससे हमने 2 को थोड़ा सा नीचे लिख दिया। इसी प्रकार से एक ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखना। जैसे हमने लिखा A2, तो आप देखेंगे A और 2 को एक ही लेवल पर लिखा गया। हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+Shift+ को प्रेस करेंगे तो 2 सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर लिख दिया जाएगा। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। यह दोनों ही फॉर्मेटिंग के फीचर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक में हाइपरलिंक्स होते हैं जो खरबों पेजों और फाइलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ब्लैंक में हाइपरलिंक्स होते हैं जो खरबों पेजों और फाइलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक में हाइपरलिंक होते हैं जो खरबों पेजों और फाइलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक टेक्स्ट या इमेज होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर क्लिक करके हम किसी दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। एक वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वेब पेज। वेब पेज में हाइपरलिंक बनी होती है और जब हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो जाते हैं।
वेब पेज में हाइपरलिंक बनी होती हैं। जब हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक में हाइपरलिंक होते हैं जो खरबों पेजों और फाइलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब W3, जो कि एक डेटाबेस होता है जिसमें इंटरनेट पर उपलब्ध सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। www या वर्ल्ड वाइड वेब एक डेटाबेस होता है जो इंटरनेट पर समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जो भी वेब पेज या वेबसाइट होती हैं वह www में स्टोर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक डेटाबेस है जो इंटरनेट पर समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www में हाइपरलिंक होते हैं जो खरबों पेजों और फाइलों को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की इकाई नहीं है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की इकाई नहीं है? यह क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से पूछा गया है। मेमोरी यूनिट से, मेमोरी यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की क्वांटिटी को, डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए या नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं, जैसे कि एक सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बिट कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है? बिट। एक 0 और एक 1 दो ही बिट होती हैं। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट मिलती हैं, जब 4 बिट मिलेंगी तो एक निबल क्रिएट हो जाएगा। एक निबल, 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है। इसी प्रकार से जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी बन जाता है। 1024 केबी मिलते हैं तो एक एमबी बन जाता है। इस प्रकार से कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की इकाई नहीं है? तो गीगाबाइट, गीगाबाइट मतलब जीबी, यह तो एक मेमोरी यूनिट है। बाइट, यह भी एक मेमोरी यूनिट है। मेगाबाइट, मेगाबाइट मतलब एमबी, यह भी एक मेमोरी यूनिट है। लेकिन हर्ज जो है यह एक मेमोरी यूनिट नहीं है। हर्ज का यूज तो स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। स्पीड को कंप्यूटर सिस्टम में जैसे रैम है, सीपीयू है, इनकी स्पीड को मेजर करने के लिए हर्ज, मेगाहर्ज, गीगाहर्ज का यूज किया जाता है। तो हर्ज जो है यह स्पीड को मेजर करता है, मेमोरी यूनिट नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हर्ज मेमोरी यूनिट नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर से रिलेटेड पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी सीपीसीटी के पेपर में आए हैं। यह सभी क्वेश्चन भी पेपर में आए हैं। इतने सरल क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि जर्नल पर्पस कंप्यूटर होता है, सामान्य उपयोग के लिए यूज किया जाता है, वह कहलाता है पीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टरी से लाइनक्स में सिस्टम से डेटा 10 दिनों के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस डायरेक्टरी से लाइनक्स में सिस्टम से डेटा 10 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली हटा दिया जाता है, मतलब डिलीट कर दिया जाता है? लाइनक्स का एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। लाइनक्स का, लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लाइनक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर भी है।
लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टरी से लाइनेक्स में सिस्टम से डेटा 10 दिनों बाद ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाता है। डायरेक्टरी क्या होती? डायरेक्टरी बोला जाता है फोल्डर को। फोल्डर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी। तो लाइनेक्स को इंस्टॉल करने पर ऑटोमेटिक कुछ फोल्डर बन जाते हैं, मतलब कुछ डायरेक्टरी बन जाती हैं। लाइनेक्स को इंस्टॉल करने पर ऑटोमेटिक कुछ फोल्डर बन जाते हैं, मतलब कुछ डायरेक्टरी बन जाती हैं। यह कहलाती हैं लाइनेक्स की स्टैंडर्ड डायरेक्टरी। ऐसी डायरेक्टरी जो लाइनेक्स के द्वारा ऑटोमेटिक क्रिएट की जाती हैं वह कहलाती हैं लाइनेक्स की स्टैंडर्ड डायरेक्टरी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी कौन सी डायरेक्टरी होती है जिससे ऑटोमेटिक 10 दिनों के बाद डेटा को हटा दिया जाता है? वह डायरेक्टरी होती है टेम्प डायरेक्टरी। टेम्प मतलब टेम्परेरी। लाइनेक्स में टेम्प नाम की डायरेक्टरी होती है जो कि टेम्परेरी फाइल को स्टोर करती है और इस डायरेक्टरी में स्टोर डेटा को ऑटोमेटिक 10 दिनों के बाद हटा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेरी डायरेक्टरी। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। डेप डायरेक्टरी में क्या होता है? डेप डायरेक्टरी में डिवाइस फाइल को स्टोर किया जाता है। डिवाइस फाइल्स को, जो हार्डवेयर डिवाइस से संबंधित फाइल्स होती हैं, उन्हें डेप डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। ईटीसी डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर किया जाता है। ईटीसी डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर किया जाता है। लिब डायरेक्टरी में लाइनेक्स की लाइब्रेरी फाइल स्टोर होती है, लाइब्रेरी फाइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्प। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डीबीएमएस में डेटा एक्सेस करने के संदर्भ में ओडीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डीबीएमएस में डेटा एक्सेस करने के संदर्भ में ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन डीबीएमएस से पूछा गया है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को क्रिएट करने की, डेटाबेस को क्रिएट करने की, डेटाबेस को मैनेज करने की और डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है, उसे कहा जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। कई प्रकार के डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एमएस एक्सेस, MySQL, ओरेकल, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। हमसे पूछा गया है डीबीएमएस में डेटा एक्सेस करने के संदर्भ में ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसके द्वारा हम एक सॉफ्टवेयर के डेटाबेस को दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्रामर द्वारा किसी सोर्स प्रोग्राम को मशीन भाषा में ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में बदलने के लिए प्रयुक्त टूल क्या है? किसी प्रोग्रामर द्वारा किसी सोर्स प्रोग्राम को मशीन भाषा ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए प्रयुक्त टूल क्या है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। किसी प्रोग्रामर द्वारा किसी सोर्स प्रोग्राम को मशीन भाषा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में बदलने के लिए प्रयुक्त टूल क्या है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलना है, तो हमें कौन से टूल का यूज करना होगा? अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इससे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है? सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम कहलाता है हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है, जो कोडिंग की जाती है, जो प्रोग्राम बनाया जाता है, उसे कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज में बनने वाले प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, जिसे मशीन लैंग्वेज में बदलना होता है। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज में बदलना होता है, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं।
क्योंकि कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, जिसे मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में बदलना होता है, जिसके लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं। कंपाइलर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में बदल दिया जाता है। मतलब कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को या हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर एक साथ कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य क्वालिटी कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी एरो कुंजियां होती हैं? एक जर्नल क्वालिटी कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं? आप देख सकते हैं इतने सरल क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। एक जर्नल क्वालिटी कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं? क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में 4 प्रकार की एरो की होती हैं, 4 प्रकार की एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, बॉटम एरो की, अप एरो की। 4 प्रकार की एरो की होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, 4 प्रकार की एरो की होती हैं। और एरो की को नेविगेशन की भी कहा जाता है। नेविगेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो एरो की के माध्यम से हम फाइल में, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। एरो की 4 प्रकार की होती हैं, जो कि नेविगेशन की भी कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रे सिंगल लेयर रिकॉर्डेबल डिस्क में HD फुटेज स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? ब्लू रे सिंगल लेयर रिकॉर्डेबल डिस्क में HD फुटेज स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लू रे डिस्क होती है, ब्लू रे डिस्क सिंगल लेयर वाली है, तो उसमें हम HD फुटेज कितनी कैपेसिटी तक स्टोर कर सकते हैं? यह क्वेश्चन ब्लू रे डिस्क से पूछा गया है। ब्लू रे डिस्क क्या है? ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है, जो कि हमारे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है। सेकेंडरी मेमोरी जिस प्रकार से CD, DVD होती हैं, उसी प्रकार से होती है ब्लू रे, जो कि एक ऑप्टिकल डिस्क है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है। ब्लू रे एक सेकेंडरी मेमोरी है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। ब्लू रे में यदि हम सिंगल लेयर ब्लू रे का यूज करें, सिंगल लेयर मतलब वन साइड पर डेटा को स्टोर करेगी, तो ब्लू रे में एक साइड पर, वन साइड पर 25 GB डेटा स्टोर हो सकता है, मतलब 25 GB। जो ब्लू रे डिस्क होती है, यदि वह सिंगल लेयर है मतलब एक साइड पर डेटा को स्टोर करती है, तो उसकी कैपेसिटी होती है 25 GB। और यदि वह डबल लेयर मतलब दोनों तरफ डेटा स्टोर हो सकता है, तो उसमें हो जाएगा इसका डबल, मतलब 50 GB। हमसे क्या पूछा गया था? ब्लू रे सिंगल लेयर रिकॉर्डेबल डिस्क में HD फुटेज स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? वह हो जाएगी 25 GB तक। और यदि डबल लेयर होती ब्लू रे तो 50 GB तक हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 25 GB तक। HD का फुल फॉर्म क्या होता है? HD का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन HD का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप सलाका मतलब स्टाइलस द्वारा टैबलेट पर कोई चित्र बनाते हैं, तो टैबलेट का सॉफ्टवेयर ब्लैंक दृश्य पटल मतलब स्क्रीन पर चित्र बनाता जाता है। जब आप सलाका मतलब स्टाइलस द्वारा टैबलेट पर कोई चित्र बनाते हैं, तो टैबलेट का सॉफ्टवेयर
ब्लैंक दृश्य पटल मतलब स्क्रीन पर चित्र बनाता जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि डिजिटल टैबलेट से, डिजिटाइजर टैबलेट से, ग्राफिक्स टैबलेट से, ड्राइंग टैबलेट से या पेन टैबलेट से संबंधित है। एक ही डिवाइस को कई नाम से जाना जाता है, एक ही डिवाइस को, जिसे हम डिजिटल टैबलेट भी कहते हैं, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट भी कहते हैं, जिसे पेन टैबलेट भी कहा जाता है, जिसे ड्राइंग टैबलेट भी कहा जाता है, जिसे ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है, जिसे एकॉस्टिक टैबलेट भी कहा जाता है। एक ही डिवाइस को कई नाम से जाना जाता है। डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, पेन टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट, एकॉस्टिक टैबलेट एक डिवाइस होती है जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस, इसमें हमारे पास एक फ्लैट पैनल होता है, एक सरफेस होता है, जिसके साथ एक पेन होता है। पेन को कहा जाता है स्टाइलस। जब हम इस पेन को इस फ्लैट पैनल पर या सरफेस पर मूव करते हैं तो जैसे जैसे हम स्टाइलस को मतलब पेन को मूव करते हैं वैसी वैसी स्क्रीन पर ड्राइंग क्रिएट हो जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इनपुट डिवाइस होती है डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, पेन टैबलेट या ड्राइंग टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट या एकॉस्टिक टैबलेट, जो कि एक फ्लैट पैनल होता है, एक सरफेस होता है, जिसके साथ एक पेन होता है। पेन को कहा जाता है स्टाइलस। जब हम स्टाइलस को इस फ्लैट पैनल पर मूव करते हैं तो हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप स्टाइलस द्वारा टैबलेट पर कोई चित्र बनाते हैं तो टैबलेट का सॉफ्टवेयर ब्लैंक स्क्रीन पर चित्र बनाता है। मतलब आप जब जैसे जैसे पेन को मूव करेंगे वैसे वैसे ड्राइंग बनती जाती है। आप स्क्रीन के जिस एरिया में पेन को मूव करेंगे, स्टाइलस को मूव करेंगे, उसी एरिया में ड्राइंग होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप स्टाइलस द्वारा टैबलेट पर कोई चित्र बनाते हैं तो टैबलेट का सॉफ्टवेयर ब्लैंक स्क्रीन पर चित्र बनाता जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आपकी मूवमेंट का अनुसरण करके, आपकी मूवमेंट का अनुसरण करके मतलब आप जो मूवमेंट करेंगे स्टाइलस का, उसको फॉलो करता जाता है स्टाइलस का सॉफ्टवेयर। जो ग्राफिक्स टैबलेट का सॉफ्टवेयर है जो कि स्टाइलस के मूवमेंट को क्या करता है, फॉलो करता है। हम जिस डायरेक्शन में स्टाइलस को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में ड्राइंग बनती जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपकी मूवमेंट का अनुसरण कर मतलब आपके मूवमेंट को फॉलो करके स्टाइलस से स्क्रीन पर कोई चित्र को बना दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम टाइम सेटिंग्स को ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन में बनाए रखा जाता है। सिस्टम टाइम सेटिंग्स को ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन में बनाए रखा जाता है। हमसे पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम का जो टाइम का सेटअप होता है, डेट का जो सेटअप होता है, उसे किस में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम का जो डेट और टाइम का सेटअप होता है वह सीमोस में स्टोर होता है। सीमोस में डेट और टाइम से संबंधित कुछ सेटिंग्स को स्टोर किया जाता है सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सीमोस का फुल फॉर्म होता है। सीमोस में डेट और टाइम से संबंधित सेटिंग होती हैं और सीमोस में बायोस की सेटिंग भी स्टोर होती हैं। बायोस की सेटिंग और डेट और टाइम की सेटिंग सीमोस में स्टोर होती हैं। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमोस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट की जो फाइल होती है, फाइल, उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। और
प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। मतलब पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट के पेज को कहा जाता है स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बना होता है। एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड यूज की जाती हैं। जब प्रेजेंटेशन बन जाता है, प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसे ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना होता है और प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए, प्ले करने के लिए हमें स्लाइड शो करना होता है। स्लाइड शो, स्लाइड शो का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसे रन करना, प्ले करना, उसके लिए यूज किया जाता है स्लाइड शो का। यदि आप अपने प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से रन करना चाहते हो, पहली स्लाइड से, तो शॉर्टकट की होती है F5। F5 प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से या इनिशियल स्लाइड से, स्टार्टिंग स्लाइड से रन करता है, जबकि शिफ्ट प्लस F5 से हम अपनी प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन कर सकते हैं। करंट स्लाइड से आपने जो प्रेजेंटेशन बना लिया, उस प्रेजेंटेशन को यदि फर्स्ट स्लाइड से शुरुआत से रन करना है तो शॉर्टकट की होती है F5, और यदि प्रेजेंटेशन को किसी पार्टिकुलर सिलेक्टेड स्लाइड से रन करना है तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। और प्रेजेंटेशन को यदि हमें नेटवर्क में रन करना है, इंटरनेट पर रन करना है, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5, जो कि प्रेजेंट ऑनलाइन नाम के ऑप्शन में यूज की जाती है। प्रेजेंट ऑनलाइन, प्रेजेंटेशन को इंटरनेट पर या नेटवर्क में रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F5, प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 और प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से रन करने के लिए F5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।